बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग अ राइड ऑन बिग व्हील एज शोन इन फिगर। कि पार्क में बच्चे जो हैं वो राइड बिग व्हील पे एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव। इस बिग व्हील की मोशन किस टाइप की है, किस काइंड की है, और जो इसके ऊपर जो राइडर्स हैं, जो चिल्ड्रन राइड कर रहे थे उनकी मोशन किस टाइप की होगी। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो इस डायग्राम के मुताबिक जो चिल्ड्रन इस पिक के ऊपर राइड कर रहे हैं वो एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो भी राइडर हैं इसके ऊपर वो एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, यानी कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। तो जो सर्कुलर ट्रैक पे मोशन होती है उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। तो इस वजह से जो मोशन ऑफ द चिल्ड्रन होगी वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। और ये जो हमारे पास बिग व्हील है ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, जिस तरह साइकिल का टायर अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो उसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो जो बिग व्हील है इसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बॉय मूव्स फॉर सम टाइम। एक बॉय मूव करता है कुछ टाइम के लिए। गिव टू सिचुएशंस इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट कवर्ड डिस्टेंस इज नॉट जीरो। दो ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। तो हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पहली सिचुएशन को डिस्कस करें तो अगर बॉय ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है जो कि 5 मीटर का डिस्टेंस है और फिर कम बैक करता है बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, तो 5 मीटर और कवर किया है। तो जाने में ए से बी तक 5 मीटर, वापस आने में ए से बी तक 5 मीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा 10 मीटर के। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और फिर बी से वापस ए पे आने में उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ए पॉइंट से ए पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है, तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ, वो 10 मीटर है। इसी तरह अगर हम एक सर्कुलर फॉर्म की बात करें, एक ऐसा ट्रैक है जो सर्कुलर ट्रैक है और उसके ऊपर एक बॉय रन करता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो सर्कुलर ट्रैक को मुकम्मल करता हुआ उसी पॉइंट पर आकर दोबारा रुकता है। तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस उसका जीरो नहीं हुआ। वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वो इस पाथ के इक्वल होगा, जो इस आर्क की लेंथ होगी, सर्कल की कंप्लीट लेंथ होगी, तो वो इसकी इक्वल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टोन टाइड टू स्टोन हिज व्हेरलिंग इन सर्कल। एक स्टोन को टाई किया गया है एक सर्कल के साथ और वो एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाइड किया गया है और वो सर्कल में रोटेट कर रहा है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी स्टोन की, वो हमने बतानी है। तो स्टोन को जब हम टाई करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ और वो स्टोन सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो सपोज पहले वो बी पॉइंट पे था, बी पॉइंट से एक इंस्टेंट ए पे आया, तो पहले हम अगर बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो वो क्या होगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसकी जो फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही होती है जो टूवर्ड्स सेंटर होती है, और उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, तो यानी कि सेंट्रीपिटल के फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। हम किसी भी पॉइंट पे देखें, चाहे बी पे देखें चाहे ए पे देखें, और इसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व उस वक्त करते हैं जब इस स्टोन को घुमाते हुए डोर अगर टूट जाए तो ये जो स्टोन होता है ये टूवर्ड्स द टेंजेंट मूव कर जाता है। इसका मतलब ये है कि उस इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो टूवर्ड्स टेंजेंट थी।
तो यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि जब स्टोन सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है, या दूसरे लफ्जों में परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट कर सकें उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज किए बगैर? तो यस, ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जब एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जाए विदाउट स्पीडिंग और स्लोइंग डाउन, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं विदाउट स्पीड अप किए या स्पीड डाउन किए बगैर। कैसे? वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेफर्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? पहले एक्सेलरेशन का बता दिया कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी है वो स्पीड है पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो अब ये प्रॉपर आपके पास रीजन आएगी। पहले आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया कि ये क्वेश्चन में जो टर्म्स यूज हो रही हैं वो हैं क्या। सो इफ द वेलोसिटी कैन आइदर चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी क्या करे? स्पीड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे, तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा। वेलोसिटी दोनों में से कोई एक चीज चेंज कर ले, यानी कि स्पीड चेंज कर ले या डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा। थस इफ वी चेंज द डायरेक्शन, उन्होंने ये कहा था कि स्पीड को चेंज नहीं करना, स्पीड अप या डाउन नहीं करनी, तो हम क्या कर रहे हैं? स्पीड चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। इफ वी चेंज द डायरेक्शन एंड नॉट द स्पीड, वी आर स्टिल एक्सेलरेटिंग, तो हम एक्सेलरेट कर रहे होंगे। अब ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है कि हम स्पीड चेंज ना करें और डायरेक्शन चेंज कर दें? तो इस अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में फॉर्म कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसकी, तो उसमें एक्सेलरेशन उसका मौजूद होगा, लेकिन स्पीड उसकी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही होगी। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज किए बगैर एक्सेलरेट कर सकता है? तो यस, कर सकता है। स्पीड किसी भी बॉडी के मूव करने के लिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, या तो ऑब्जेक्ट को अपनी स्पीड चेंज करनी होगी या फिर डायरेक्शन चेंज करनी होगी। दोनों में से किसी एक चीज को चेंज करे तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होता है। तो इन्होंने ये कंडीशन दी थी कि स्पीड को चेंज नहीं करना, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्शन चेंज करते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज की? कि ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने पे मजबूर किया। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसमें उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, स्पीड कांस्टेंट रखी, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी, तो इस केस में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन मौजूद होगा। Uniform circular motion, hence an object in uniform circular motion is accelerating, but its speed neither decreases nor increases. Next question है question number 5. Can a car moving towards right have direction of acceleration towards left? कि कार जो मूव कर रही है राइट की तरफ, उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट हो सकती है? यस, हो सकती है। हम इनिशियली कंसिडर करते हैं कि जब कार की हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्पीड इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। इफ ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम, दैट इज टुवर्ड्स राइट। अब उसके बाद सेकंड केस में हमने ब्रेक्स अप्लाई की। ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो कार की स्पीड स्लो डाउन होगी। जब कार की स्पीड स्लो डाउन होती है तो इस केस में इसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जो होता तो एक्सेलरेशन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो इस केस में जब कार के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की और उसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो उस वक्त कार आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी और एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.
With the help of daily life examples, tell the situations in which acceleration is in the direction of motion, acceleration is against the direction of motion, acceleration is zero and why body is in motion. तो पहला केस acceleration is in the direction of motion, तो ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में with increasing speed, then acceleration is in the direction of motion. दूसरा acceleration is against the direction of motion, तो जब ब्रेक सप्लाई हम करेंगे तो स्पीड, जो कार की स्पीड है वो डिक्रीज करेगी और डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगा. इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होगी. तीसरा, एक्सेलरेशन इज जीरो एंड द बॉडी इज इन मोशन. एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन उसका जीरो है जबकि कार मोशन में है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, examine distance time graph of a motorcycle as shown in figure. What does this graph tell us about the speed of motorcyclist? Plot the velocity time graph for it. कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है. इस ग्राफ की मदद से हम मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड के बारे में क्या कह सकते हैं और इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इसके लिए. तो सबसे पहले अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये 0 से लेकर 6 तक एक्स एक्सिस पे टाइम है और 0 से लेकर 60 तक वाई एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन है. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया और इसमें स्ट्रेट लाइन शो की गई है. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है. तो पहले हम इसको ग्राफ जो हम देख रहे हैं इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिख के लिखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज shows a straight line, which means the motorcycle covers equal distance in equal interval of time. If an object covers equal distance, अब जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं. उसको हम ये बाय डेफिनेशन हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनानी है. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम रीडिंग क्या रखेंगे? तो यहाँ से हम अगर देखें इस ग्राफ में तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है कि रेड डॉटेड लाइन 60 को इधर मिला दिया और 6 को स्ट्रेट इस तरफ. तो इस पॉइंट पर आकर ये मिली तो हमने यहाँ से देखा कि v जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम. यानी कि डेल्टा एस क्या है, इस पॉइंट को लें आप, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को ले लें, कोई भी दो पॉइंट्स. मैंने ये इनिशियल पॉइंट लिया और ये फाइनल पॉइंट लिया. तो फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस 60 है और इनिशियल पॉइंट में 0 है. और टाइम की बात करें तो फाइनल पॉइंट पे टाइम 6 है और इनिशियल पॉइंट पे 0 है. तो 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0 ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है. यानी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हम स्केल बनाएंगे इस तरह. तो ये जो हमारे पास इस तरफ वेलोसिटी है और इस तरफ टाइम है, तो वेलोसिटी में 10 से पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये जाहिर करेगी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, Which controls in the car can produce acceleration or deceleration in it? क्या चीज कंट्रोल करती है कार में जो कि एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से? यानी कि कार में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है? तो अगर हमने कार की स्पीड इंक्रीज करनी हो तो उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. कार की स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो उसको एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. और कार की स्पीड हम यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं? एक्सेलरेटर यूज करते हैं कार की स्पीड इंक्रीज करने के लिए, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. तो इसका मतलब यह हुआ कि कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज किया? एक्सेलरेटर. और अगर हमने कार की स्पीड डिक्रीज करें, अगर हम कार की स्पीड डिक्रीज करें तो उसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है. ये मैं पिछले 1-2 क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं. तो जब उसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो हम क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? डिसेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं. कार की स्पीड डिक्रीज करने के लिए ब्रेक्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने ब्रेक्स का इस्तेमाल किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने एक्सेलरेटर का इस्तेमाल किया और ब्रेक्स अप्लाई की डिसेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ 2 stones of 10 kg and 1 kg dropped from a 1 kilometer high tower, 2 stones हैं, एक 10 kg का है और एक 1 kg का है और उनको 1 किलोमीटर हाई टावर से नीचे गिराया गया है, which will hit the ground with greater velocity, उनमें से कौन सा ग्रेटर वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा और कौन सा ग्राउंड को पहले हिट करेगा। ये 2 क्वेश्चन हमने आंसर देने हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अगर 2 स्टोन्स जिनके मैसेज 10 kg और 1 kg हैं और उनको ड्रॉप किया जाए 1 किलोमीटर हाई टावर से, तो जो हैवियर स्टोन है वो हिट करेगा ग्राउंड को विद ग्रेटर वेलोसिटी। किस वजह से? मैंने क्या बताया कि जब दोनों को एट ए टाइम नीचे गिराया जाए तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? हैवियर स्टोन की होगी। क्यों? The force with which Earth attracts the body towards its center is equal to the weight of the object. अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो वो किसकी इक्वल होता है? वो उसके वेट की वो फोर्स होती है। तो स्टोन जिसका मास 10 kg है, ये ज्यादा वेलोसिटी से जमीन को हिट करेगा। और इसके बाद अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें, इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तो जो दोनों स्टोन्स हैं वो ग्राउंड पे सेम टाइम में पहुंचेंगे। दोनों स्टोन्स सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि जब हमने एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है तो हिट द ग्राउंड की जहां तक बात आ जाती है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो स्टोन के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो जो ग्रेविटी है वो स्टोन के मास पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। इस वजह से इफ वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस देन बोथ द स्टोन्स विल रीच ऑन द ग्राउंड एट सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए 1 kg बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, एक 1 kg बॉल है जिसको रेस्ट से ड्रॉप किया गया है, एंड अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और एक और है जिसको डाउनवर्ड थ्रो किया गया है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, which will have greater acceleration। इनमें से ग्रेटर एक्सेलरेशन किसका होगा? एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देना है। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। The acceleration due to gravity is the same no matter the speed is। एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से सेम होगा, स्पीड जितनी मर्जी हो, बट the air resistance is higher the faster you go। लेकिन जितना स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है एयर में, उतनी उसकी एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिसको ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से थ्रो किया था, उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो लेस होगा 1 kg बॉल जो डाउनवर्ड वैसे ही ड्रॉप की थी नीचे उसके एक्सेलरेशन से। क्या लिखा हुआ है कि सो द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल दैट स्टार्ट्स ऑफ फास्टर will be less than the acceleration of the one you just dropped until they each reach terminal velocity। जहां तक के दोनों किस कंडीशन पे पहुंच जाएं? टर्मिनल वेलोसिटी पे। टर्मिनल वेलोसिटी एक अलग टॉपिक है जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, एंड देन नाइदर देम विल बी एक्सेलरेटिंग, और उन दोनों में से कोई भी फिर एक्सेलरेशन में नहीं होगा। यानी कि नेट रिजल्ट इस क्वेश्चन का ये बनता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम नो मैटर द स्पीड इज। उसने ये कहा था ना कि विच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन ये कंडीशन, ये रीजन साथ लिखनी जरूरी है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।